हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप CA, CMS वगैरह कोई हायर प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से इसको देखें, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, आज आप देखो, जैसे कि आप अपने करियर प्लानिंग करते हैं या आप अपने ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो सिमिलरली हर बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, जो कि उसका एक बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। So, because we are into the world of finance, or financial management is the backbone of the management of any company, so financial management को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। दो वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस। राइट, तो आप अपना आंसर जब भी ड्राफ्ट करोगे तो ये दो वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी है। और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट क्या होता है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट होता है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, जैसे कि मान लीजिए हम अगर इक्विटी इशू करते हैं तो वो भी एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, या अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो जो अवेलेबल ऑप्टिमम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको कंपेयर करना है, उसके रिस्क और उसके कॉस्ट को कंपेयर करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। राइट, अब दूसरा जो पॉइंट आपको फोकस करना है, दैट इज यूजेज ऑफ फाइनेंस। राइट, जो हम बिजनेस में फाइनेंस लेते हैं उसको अगर हम अच्छे इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारे को उसके ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो सिमिलरली फाइनेंस सो प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट द रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट शुड एक्सीड द कॉस्ट। राइट, so financial management is aiming at the reducing the cost of funds, number one, keeping the risk under control, and achieving the efficient deployment of funds। ठीक है, तो तीन चीजें, क्या तीन चीजें हैं? रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, एंड अचीविंग द effective deployment of funds। And it also aims at ensuring the availability of funds whenever required, as and when, to avoid the idle finance। ठीक है, तो जब जब आपको फाइनेंस की जरूरत हो तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर ठीक से करी गई होगी तो आपको कभी भी फाइनेंस की शॉर्टेज नहीं आएगी और आपको कभी भी आइडल नहीं रहना पड़ेगा कि मेरे पास फंड्स नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए। राइट, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यू नीड टू राइट द राइट वर्ड्स इन द आंसर टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो फ्रेंड्स, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, एज अ टीचर, द टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल होता है कि अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना, उनको स्टडी को सिंपल बनाना। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, या जो फाइनेंशियल इंचार्ज होता है, या फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती है? राइट, तो फाइनेंशियल मैनेजर को तीन डिसीजन लेने होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये तीन डिसीजन जो होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पॉइंट बाय पॉइंट ये डिसीजन को समझना है, और आने वाले 2 या 3 टॉपिक लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। Now, the decision relates to how the firm's funds are invested in different assets so that they are able to earn highest possible return for their investors। Right? तो जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको उसके ऊपर कुछ रिटर्न मिले, जिसको आप सिंपली कह सकते हैं कि कोई उसको डिविडेंड मिल जाए। राइट, तो जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो एज ए शेयर होल्डर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी हमें उसमें कुछ रिटर्न दे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। राइट,
So, as a financial manager, the investment decision relates to how the funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investors. अब बात आती है कि ये कौन कौन से एसेट्स में कौन कौन से डिफरेंट जगहों पे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर उसको इन्वेस्ट करेगा ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न दे सके, राइट? तो वो अब हम आगे देखेंगे द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट्स टू आइदर लॉन्ग टर्म डिसीजंस और द शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको अपने नया ब्रांच ओपन करना है, या मान लीजिए आपको अपनी कोई बहुत बड़ी मशीनरी को खरीदना है, राइट? तो आपकी कैपेसिटी जो है मशीन, जो आपकी प्रेजेंट कैपेसिटी है मशीन की, वो बड़ी कम है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है आने वाले सीजन में, तो आप चाहोगे कि आप अपनी मशीन की कैपेसिटी एक्सपेंड करो, राइट? तो ये जो सारे डिसीजंस होंगे उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन, जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, राइट? तो ये सारे डिसीजन जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हिस्सा होता है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट? तो जब हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं कि आपके पास जो कैश है उसको कैसे आप बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो पहली चीज़ आती है कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट? दूसरी जो चीज़ आती है शॉर्ट टर्म डिसीजन में वो आती है कि जो आपकी इन्वेंट्री है या जो आपका स्टॉक है। अब स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक या इन्वेंट्री ऐसा आइटम होता है जिसमें कोई बिजनेसमैन डील करता है, राइट? मान लीजिए यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स, तो आपके लिए जो गारमेंट्स मटेरियल है, राइट, क्लोथ्स है, फैब्रिक है, राइट, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री होगी। तो जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करते हैं तो आपको अपनी इन्वेंट्री का एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है, और वो कैसे करना है वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिलेबस सीखोगे, राइट? और तीसरी चीज़ जो शॉर्ट टर्म डिसीजन में आती है वो आती है कि आप अपने रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करते हो। रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप क्रेडिट पे बेचते हो सामान, राइट, ऑल दोज कस्टमर्स टू whom यू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट आर बेसिकली योर रिसीवेबल्स, राइट? तो रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करना है, और जैसे आप अपने रिसीवेबल्स को अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आप क्रेडिट प्रोवाइड करते हो, राइट? तो वो उसमें आपका रिस्क भी होता है कि कई बार कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट। तो वो आप कैसे मैनेज करोगे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो टाइमली आपको पेमेंट भी कर दें और आपको ज़्यादा रिस्क भी ना हो, और साथ ही साथ आपके जो रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट पे वो भी बढ़ते जाए। So that is called as a receivables management. So the point that is important from the examination point of view is that three things comes under short-term investment decision. That is how well you manage your cash. Number one, cash management. Number two, inventory management. And number three, that is called as a receivables management. So in higher classes, basically you will study this system, that how to manage your cash efficiently and how to manage your inventory, how to manage your receivables. So that comes as a part of your higher studies. Now friends, we move on to the next part of the investment decision, right? That we were studying about what are the financial management decisions that a financial manager takes, right? तो उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Now the second is financing decision, right? So when I say what is the financing decision, so this decision is about the quantum of finance. Quantum of finance का मतलब होता है amount of finance, ठीक है? To be raised from different long term sources. रेज करने का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। तो जो हमें अमाउंट चाहिए है, फाइनेंस चाहिए है बिजनेस के लिए, उसको हम कहाँ से गैदर करेंगे, कहाँ से रेज करेंगे? from the various long term sources, right? So in class 11th we have studied that there are two sources of finance. One is the short term sources of finance and other is the long term sources of finance, right? So the financial decision basically is concerned with the quantum of finance to be raised from various long term sources,
राइट? तो इन फाइनेंसिंग डिसीजन द फाइनेंशियल मैनेजर इज बेसिकली कंसर्न अबाउट कि उसका फाइनेंस जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में से कहाँ से आएगा, राइट? सो अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट? द मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स आर शेयर होल्डर्स फंड और द बोरोड फंड, राइट? तो ये दो तरह के लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, वन इज द शेयर होल्डर्स फंड एंड अदर इज द borrowed fund. Now, the firm has to decide the proportion of the funds to be raised from either sources based on their basic characteristics. इसका मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजर को अब ये डिसाइड करना है कि ये जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं ये हम किस प्रपोर्शन में कहाँ से लेंगे, based on their characteristics, based on their risk consideration, based on their cost, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि अगर हम अपना इक्विटी इशू करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को, राइट? तो इक्विटी इशू करने पर हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या हमारा कॉस्ट लगेगा, राइट? सो अब जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है शेयर होल्डर्स फंड, एक आता है बोरोड फंड। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को एक ऐसा प्रपोर्शन डिसाइड करना है। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो मान लीजिए हमें टोटल फंड्स जो हम ले रहे हैं उसमें से 70% हम शेयर होल्डर से ले रहे हैं और 30% हम बोरोड फंड से ले रहे हैं। बोरोड फंड का मतलब होता है जैसे अपने बैंक से लोन लिया, तो हमारा प्रपोर्शन क्या बन गया, 70% इक्विटी एंड 30% बोरोड फंड, राइट? सो अब एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना है कि कैसा प्रपोर्शन जो है वो बेस्ट होगा ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दे सके। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे उन पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म सोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, राइट? उनकी कॉस्ट कितनी लगती है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है, सो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। So the firm has to decide the proportion of the funds to be raised from either sources based on their basic characteristics, right? So अब देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, राइट, एंड सरप्लस और द रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? तो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, the part of the profit that is not distributed to the shareholders and it is kept with the company, उसको बोलते हैं रिटेन करके रखना, ठीक है? तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड बोरोड फंड के अंदर आपका आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है व्हेन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एट लार्ज, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, वैसे ही कंपनीज जो है वो अपने डिपॉजिट इश्यूज निकालते हैं तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स, these are the three borrowed funds. Fine. Now we move on to the next one that is called as a dividend decision. Right? And this is the very important decision and very critical decision. क्यों? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि क्या हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट? So if you want to give dividend to the shareholders, now what is dividend? Dividend is basically the part of the profit that is distributed to the investors. Investors are the one who invest money in the company, right? With the expectation to earn a return on their investment. तो अब डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उसको डिविडेंड देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, राइट? तो देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बोल्ड में, डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट? तो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरी करेगी, उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से कितना प्रॉफिट आपको शेयर होल्डर्स को देना चाहिए और कितना प्रपोर्शन उसको अपने बिजनेस में रख देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड डिसीजन।
In higher classes, you will study about how to calculate that amount कि कितना देना चाहिए, कितना retain करना चाहिए, right? So dividend decision involve how much of the profit after the payment of tax is to be distributed to the shareholders and how much is to be retained in the business. So while the dividend decision constitutes the current income, reinvestment as a retained earning increases the firm's future earning capacity. राइट? सो जो कंपनी पैसा अपने पास रख लेती है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकती है. तो द अमाउंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स और द एक्सटेंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स also influencing the financing decision of the firm. Why? Because the firm does not require funds to the extent of reinvested retained earnings. तो अगर कंपनी को फंड्स नहीं चाहिए अभी तो वो उसको रिटेन अर्निंग्स में रखकर बाद में यूज कर सकते हैं, राइट? सो ये भी डिविडेंड डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, राइट? तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म सिंस द फर्म does not require funds to the extent of the reinvested retained earnings. तो जो फंड्स उनके पास बच जाता है वो कंपनी को अभी नहीं चाहिए लेकिन वो उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये पिक्चर है. ये फाइनेंशियल मैनेजर जो है एक पुल एंड पुश डिसीजन में होता है कि कितना उसको डिविडेंड देना चाहिए, कितना उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट आता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल मैनेजर इज बेसिकली इन डिलेमा. वो एक उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है, उसको क्लैरिटी नहीं होती कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डिविडेंड देना है और कितना हिस्सा आपको रिटेन अर्निंग में रखना है, राइट? सो दैट प्रॉब्लम यू विल स्टडी एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन हायर क्लासेस. फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल मैनेजर is under problem to decide that how much of the profit after the payment of taxes is to be distributed to the shareholders and how much is the amount that is to be kept with the company, and that is called as a retained earning.